बीपीओ एक आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के साथ में एक बिजनेस ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, वहाँ पे हम बीपीओ का यूज करते हैं, है ना। बीपीओ ऑल्सो कम्स अंडर आईटी सर्विसेज, एक आईटी सर्विस में उसको काउंट किया जाता है एज आईटी प्ले अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस। ऑलरेडी हमने लास्ट कल हमने देखा था आईटीईएस में, आपको अगर बिजनेस बढ़ाना या फिर बिजनेस स्टार्ट करना नया बिजनेस, तो वहाँ पे हम आईटी डिवाइसेस का यूज करते हैं और एडवर्टाइजमेंट या फिर कनेक्टिंग पीपल्स, है ना, ऐसे, या फिर जो हमारा बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है उसको परफॉर्म करने के लिए हम वहाँ पे आईटीईएस का या फिर आईटी का यूज करते हैं। तो बीपीओ भी एक आईटी का एक पार्ट उसको काउंट किया जाता है। The BPO industry is highly organized and hence various kinds of jobs are outsourced in India. बीपीओ में भी अलग अलग तरीके से हम जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसे कि हमने आईटी में भी देखा था, आईटीएस में भी देखा था, है ना। तो बीपीओ एक आईटी का ही एक पार्ट है, सो इसमें भी अलग अलग तरीके से हम जॉब्स प्रोवाइड या फिर हमें हमारे जैसे लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलते हैं। India has the expertise in reducing cost with firm control and on the quality of the services. इंडिया में जो बिजनेस होगा उसमें कॉस्ट रिड्यूसिंग कम होती है एंड जो कंट्रोल होता है क्वालिटी पे, जो हम क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हम वहाँ पे मार्केट में लाते हैं, उसके लिए इंडिया बेस्ट एग्जांपल है। सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर फॉलो, कुछ बीपीओ सर्विसेज दिए उन्होंने, सब सर्विसेज बीपीओ के अंडर में काउंट किए जाने वाले। फर्स्ट, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। फर्स्ट आएगा आपका फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, सेकंड टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड सर्विस आएगी उसमें आपकी बीपीओ में ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस, द नेक्स्ट लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ऐसे टोटल 8 अलग अलग सब सर्विसेज आपको बीपीओ सर्विस में मिलते हैं, जहाँ पे आपको जॉब मिलते हैं या फिर उससे आपको सर्विस मिलती है। ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसके रिगार्डिंग, जो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा, दिया था ना होमवर्क? ओके, तो सबने सॉल्व किया था? यस बोल रहे हैं, ठीक है। बस, तो अलग अलग सर्विस हम उसमें अचीव कर सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बैंकिंग सेक्टर है तो उसमें फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्स एंड इंश्योरेंस फील्ड वहाँ पे आता है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट ए एंड बी जो है फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज आपके बैंकिंग सेक्टर में काउंट होते हैं। ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशंस, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन आपके आईटी सेक्टर से रिलेटेड है ना। आपको अगर ऑनलाइन कोई एडवर्टाइजमेंट देनी है तो वहाँ पे आपको बाय इंटरनेट ई पब्लिश आप उसको कर सकते हैं। एंड वेब प्रमोशंस मीन्स आप अलग अलग सोशल नेटवर्किंग के नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फेसबुक। फेसबुक आप जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग ऐड आते हैं ना, अलग अलग ऐड, उसको आप वेब प्रमोशन करते हैं। या फिर यूट्यूब आप यूज़ करते हो, यूट्यूब में भी अलग अलग ऐप ऐड वहाँ पे पब्लिश होती है। या फिर जैसे हम कोई वीडियो ऑन करते हैं तो फर्स्ट वहाँ पे ऐड वहाँ पे शो होती है, आप उसको स्किप भी कर सकते हो या फिर उसको फुल टाइम उसको मूव भी कर सकते हो। तो ये होता है आपका ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। ई पब्लिशिंग में आप अलग अलग बुक्स आपके जो अवेलेबल है, जो ऑफलाइन मतलब आप उसको स्कैन करके उसको ई पब्लिश कर सकते हैं, मीन्स आप उसको नेट पे भी पब्लिश कर सकते हो। लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, लीगल सर्विसेज आपके अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग सर्विसेज अवेलेबल है ना। कंटेंट राइटिंग, जैसे आपको अगर ऑनलाइन कोई कंटेंट राइट करना है तो उसके लिए भी आपके पास में अलग अलग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन अवेलेबल है जो आप कंटेंट राइटिंग के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज, मल्टीमीडिया एंड डिजाइन सर्विसेज एक आप उसको ऑफलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। मल्टीमीडिया मतलब जैसे हम फोटोशॉप यूज करते हैं, फोटोशॉप इज मल्टीमीडिया प्लस डिजाइन सर्विसेज, वहाँ पे हम वीडियो जो आपका फोटोग्राफ होता है उसको हम एडिट करते हैं, उसको डिजाइन देते हैं,
एज अ मल्टीमीडिया उसको जैसे हमने लास्ट ईयर में फ्लैश टूल था ना, फ्लैश पढ़ा था, उसमें हमने मल्टी में 7th स्टैंडर्ड में आपने फ्लैश के रिगार्डिंग पढ़ा होगा, 7 या 8 में पढ़ा होगा ना फ्लैश। मैक्रोमीडिया फ्लैश करके अपने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा होगा या फिर उसका प्रैक्टिकल भी किया होगा। उसमें हम मल्टीमीडिया मतलब हम वहाँ पे एनिमेशन डिजाइन करते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विषय आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आप कोई एक जगह पे ऑनलाइन स्टोर कर सकते हो, जैसे कि डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल डिजी लॉकर है जहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, और इन फ्यूचर जहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट लगने वाले आप सिंपल आपके डिजी लॉकर की लिंक वहाँ पे शेयर कर सकते हो, या फिर डिजी लॉकर में से आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है, मोबाइल फोन में गूगल ड्राइव होता है, या फिर ड्राइव करके एक ऑप्शन मिलता है। जैसे अभी मेरे मोबाइल में ड्राइव है ना, तो ड्राइव में मुझे मिनिमम मैक्सिमम 50 GB तक डाटा मैं वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, या फिर आप उसको जो 50 GB डाटा आपको स्टोरेज है आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो, आपको 100 GB 200 GB तक उसके अलग अलग प्लान्स होते हैं। बट हर एक के लिए जिनके पास में एंड्रॉइड डिवाइसेस अवेलेबल है वहाँ पे आपको गूगल ड्राइव फ्री ऑफ कॉस्ट 15 GB तक डाटा स्टोर करने का परमिशन देता है ना। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज उससे रिगार्डिंग है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आपको गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखना है। आपको सिंपल ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है, रिमेम्बर करना है। जब भी आप अलग मोबाइल लेते हैं या फिर अलग डिवाइस पे आप लॉगिन करते हो जीमेल का, तो वहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो। इससे अलग अलग सर्विसेज आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड में बीपीओ सर्विस के अंडर आपको प्रोवाइड की जाती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज ये भी एक आईटी का ही एक पार्ट है। सॉफ्टवेयर टेस्ट करना, जैसे कोई भी एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अभी कोविड-19 का चल रहा है ना, उसके लिए अलग अलग वैक्सीन मार्केट में आ रहे हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली अगर किसी ने वैक्सीन अगर इन्वेंट भी कर लिए तो डायरेक्टली वो आपको मार्केट में नहीं लाएगा, उसके लिए वहाँ पे उसको टेस्ट करना पड़ेगा। किसी और के साथ में मीन्स कोई एक पर्सन होगा उसके साथ में उसको टेस्ट करनी पड़ेगी, फिर से 2 या 3 बार टेस्ट करने पड़ेंगे उसको। अगर उनको लगता है 100% रिस्पॉन्स है या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तभी वो मार्केट में ला सकते हैं, है ना। सेम चीज आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी होती है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई भी एक वेबसाइट हो, अगर उसको ऑनलाइन पब्लिश करनी है या फिर ऑफलाइन सॉफ्टवेयर अगर आपको देना है, किसी को देना है, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। हर एक चीज़ वहाँ पे टेस्ट करनी पड़ती है। अगर कोई माइनर एरर भी आता है तो उसको फिर से रीप्रोग्रामिंग करके उसको आप एरर फ्री बना सकते हो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी वहाँ पे जॉब प्रोफाइल अवेलेबल आपको बीपीओ सर्विस के अंडर में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अलग अलग कोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर 12th के बाद में आप कोर्स कर सकते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उसके ऊपर भी आपको जॉब्स अवेलेबल है। बट अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कोर्स करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आप ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड में करो बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आप कर सकते हो। मीन्स सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए भी अलग अलग जॉब अवेलेबल है, आईटी सेक्टर में हो या फिर कोई और सेक्टर में। द नेक्स्ट इज हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज में आएंगे आपके हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल्स, है ना। ये होते हैं आपके अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स बीपीओ सर्विस के अंडर में। क्लियर? लास्ट टाइम भी हमने एक किया था। नेक्स्ट पॉइंट बीपीएम। फर्स्ट हमने देखा बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सेकंड थिंग बीपीएम। दोनों आईटी और आईटी से ही रिलेटेड है। बीपीएम इंडस्ट्री इन इंडिया, तो आईटी बीपीएम दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट industry has been fueling India's growth. In addition to contributing towards the India's GDP, that is gross domestic product, हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा, पहले मैं आपको बताया था। And exports, the growth of IT BPM industry has provided India with a wide range of economic and social benefits, which includes creating employment, rising income levels, and promoting exports.
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर आपको कोई बिजनेस, सिद्धि सर टेक मेडिसिन क्यों, सिद्धि जैन नॉर्मल खांसी है, मैं घंटे थोड़ी खांस रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास में होगी टैबलेट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट दैट इज बीपीएम। हर एक बिजनेस के लिए जैसे बीपीओ इम्पोर्टेंट है वैसे आपके लिए बीपीएम भी इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी बिजनेस के लिए आपको वहाँ पे मैनेजमेंट करना पड़ता है, मीन्स आपको फंड कहाँ से मिलेगा, आपके जो गुड्स है उसको आपको अगर एक्सपोर्ट करना है इंपोर्ट करना है उसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए आपके पास में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ये भी सेम जैसे बीपीओ वहाँ पे अलग अलग तरीके से जॉब प्रोवाइड करता है, यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अलग अलग तरीके से जॉब्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे इनकम लेवल बढ़ती है, मीन्स जो इनकम है पर्टिकुलर जो बिजनेस में इनकम है या फिर उनके जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए हाई लेवल की सैलरी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, अलग अलग जो आपके गुड्स है या फिर कोई चीज़ आपने बनाई है उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। It has placed India on the world map with an image of an technologically advanced and knowledge-based economy. इंडिया में बीपीएम का यूज किया जाता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए, है ना। तो इससे क्या हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की एक इमेज बनी, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी उसमें अवेलेबल है। दिस सेक्टर अट्रैक्ट्स अमंगस्ट द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स बाय वेंचर capitalize and has been created with enabling the entrepreneurial ventures of many in the country। इससे क्या हुआ, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया की इकोनॉमी से इकोनॉमी अच्छी है ना, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी सर्विस अगर यूज करते हैं तो कोई भी हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, जैसे कि अभी अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, चाइना इन्वेस्ट करता है और अदर कंट्री है जो अपने इंडिया में अलग अलग प्लांट्स लगाते हैं, है ना। मोबाइल फोन के अलग अलग प्लांट्स होते हैं या फिर जो व्हीकल्स होते हैं मर्सिडीज बेंज हो, जैसे ऑडियो, ऐसे अलग अलग जो कंपनीज है जो आउटसाइडर कंपनी है हमारे यहाँ पे इंडिया पे प्लांट लगाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी बढ़ती है, जो इनकम लेवल है पर्टिकुलर कंपनी का अगर ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेमेंट भी उनके जो एम्प्लॉय उनके पेमेंट अच्छे होंगे। देन अगर एम्प्लॉय का पेमेंट अच्छा हुआ तो जो टैक्स वहाँ पे वो पे करने वाले तो इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स एज अ पेमेंट मिलता है, टैक्स पेमेंट, उससे आप अलग अलग वर्क कर सकते हो। जो सोशल वर्क होते हैं गवर्नमेंट जो करता है ना, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है या फिर कोई और काम करता होगा उसके लिए वो वहाँ पे हमें अलग अलग जो टैक्सेस से पेमेंट मिलने वाला है वो वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। The IT BPO industry has almost doubled in the term of revenue and contribution to India's GDP over the last decade. That is, जो लास्ट डेकेड था अप टू 2018, वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि डबल हो गया आईटी बीपीओ इंडस्ट्री। अगर इंडिया में वहाँ पे जब से इस्टेब्लिश हो गया वहाँ से आपका इनकम डबल हो गया, है ना। तो इससे क्या हुआ, इंडिया का जीडीपी भी बढ़ गया, उससे आपके जो अलग गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे वो अच्छे तरीके से रन होने लगे। बीपीओ सर्विसेज, BPO service industry is doing exceptionally well in India because of following advantages। इंडिया में बीपीओ सर्विस हो या फिर बीपीएम सर्विस हो अच्छे से क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि उसकी कुछ एडवांटेज यहाँ पे दिए इंडिया की रिगार्डिंग। फर्स्ट, बीपीओ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इन्वेस्ट इन हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू डिलीवर द बेस्ट ऑफ सर्विस। दे फॉलो क्वालिटी चेक टू इंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। फर्स्ट थिंग उसमें क्या है, फर्स्ट एडवांटेज, इंडिया में जो हार्डवेयर यूज होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो हाई क्वालिटी में, मीन्स हाई टेक्नोलॉजी यूज है। इससे क्या होता है, जो सर्विस वो प्रोवाइड करने वाले वो बेस्ट होते हैं, मीन्स एरर फ्री होता है। अगर माइनर एरर भी आता है तो एक्सटर्नल सर्विस से देखे वो उसको एरर फ्री करते हैं। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग द बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट।
अभी फिलहाल आत्मनिर्भर भारत का एक गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है ना। इंडिया में रह के इंडिया वाले बाहर जाके वर्क करते थे या फिर वहाँ पे इनकम करते थे, इनकम लेते थे। अब क्या कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, यहीं पे रहो, यहीं पे एक कंपनी स्टैब्लिश करो, है ना। और जो लोकल हमारे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनको आप जॉब प्रोवाइड करो। सेम चीज़ यहाँ पे बीपीओ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सेम चीज़ लास्ट डेकेड में हुई। अगर आपको बीपीओ इंडस्ट्री यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है तो सेम सिंपल है, आपको गवर्नमेंट से उसको हेल्प चाहिए, है ना, बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपको कोई एक एरिया हो, वहाँ पे आपको कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन के साथ में आपको मनी भी लगेगा वहाँ पे प्लान एस्टेब्लिश करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड करता है कम इंटरेस्ट रेट में, है ना। तो ऐसे अलग अलग सपोर्ट्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी ताकि आप गवर्नमेंट बीपीओ इंडस्ट्री आप वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हो। ये भी आपका एडवांटेज है। सेकंड थर्ड थिंग, बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ BPO services in exceptional quality। सेम चीज हाई डेवलप प्रोडक्ट यहाँ पे हम डिलीवर करेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, जिसकी क्वालिटी हाई होगी और एरर फ्री होगी। फर्स्ट एडवांटेज जो था इसी के रिगार्डिंग थर्ड एडवांटेज आपका है, बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड। एक हाईली डेवलप वहाँ पे जैसे कि आईटी कंपनी होती है, सेम चीज़ में आपकी बीपीओ इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप की जाती है एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमरस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विसेज। एक ही बीपीओ इंडस्ट्री के अंदर आप अलग अलग सर्विसेज आप प्रोवाइड करो। हमने ऊपर देखे कम से कम 8 वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि फाइनेंस, ये जो थे हमारे फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, रिकॉर्डिंग, री प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया डिजाइन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड हेल्थ केयर। ऐसे अलग अलग सर्विसेज आप एक ही बीपीओ इंडस्ट्री के अंडर आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो। क्लियर एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। स्ट्रक्चर कैसे होगा आईटी बीपीएम इंडस्ट्री का, एक ऑर्गेनाइजेशन का। द ऑर्गेनाइजेशंस विद इन द आईटी बीपीएम इंडस्ट्री आर कैटेगराइज्ड अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स वहाँ पे दिए, कुछ पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस किए उन्होंने, उसके हिसाब से उन्होंने कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, फर्स्ट आएगा। सेकंड टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। थर्ड जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन। लास्ट रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। से अलग अलग कैटेगरी। सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर में काम करेगा। टोटल हमने 8 अलग अलग सेक्टर्स वहाँ पे देखे, उसमें से किस सेक्टर में, हर एक सेक्टर में भी काम कर सकता है, या फिर स्पेसिफिक अकाउंट सेक्टर में काम कर सकता है, या फिर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होता है सर्विस उसमें भी वर्क कर सकता है। मीन्स उनके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स। टाइप मतलब सेक्टर है, किस सेक्टर में वो प्रोवाइड करने वाला, मतलब किस सेक्टर में वो वर्क करने वाले हैं, उसके साथ में वहाँ पे रेंज कितने एरिया वहाँ पे कवर करेगा, है ना। लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो काम करने वाला, या फिर लिमिटेड स्टेट लेवल तक वो काम करने वाला, या फिर होल कंट्री में उसके लिए वर्क करने वाला है, तो भी वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। थर्ड जियोग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस। उसकी अगर एक ही ब्रांच होगी तो कितने लिमिटेड एरिया कवर कर सकता है। अगर उन्होंने अलग अलग स्टेट में अगर एक एक प्लांट भी अगर लगा दिया बीपीओ इंडस्ट्री का, तो भी वहाँ पे अलग अलग एरिया वो कवर कर सकते हैं। लास्ट रेवेन्यू एंड साइज ऑफ ऑपरेशंस। रेवेन्यू मीन्स उनको मिलने वाला इनकम एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। साइज ऑफ ऑपरेशन मीन्स कितना बड़ा वर्क वो कर सकते हैं, है ना। अगर मर्सिडीज बेंज की अगर कंपनी है, उसका प्लांट अगर आपको लगाना है तो उसके रेवेन्यू मतलब उसके चार्जेस तो ज़्यादा ही लगेंगे। मीन्स उसके टैक्स जो आपको आने वाला है गवर्नमेंट को वो तो ज़्यादा आएगा ही। और साइज ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि अगर अलग अलग जो गाड़ी के क्या बोलते हैं उसको, वर्कर्स होते हैं,
व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे मारुति में अलग अलग, मारुति में आपको उसके साथ साइज ऑफ ऑपरेशंस मींस जो कंपनी वहाँ पे प्लांट इस्टेब्लिश करने वाली है या फिर जो बीपीओ बीपीएम सर्विस वहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है, उसके ऑपरेशंस कितने बड़े, मतलब कितने कितना वो काम कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे उसके लिए कैटेगरी, चार अलग अलग कैटेगरी बनाई हुई है। सेक्टर ऑफ ऑपरेशन सर्विंग, सेकंड टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, थर्ड ज्योग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशन, लास्ट यूनिट एंड साइज ऑफ ऑपरेशन से अलग अलग कैटेगरी से वहाँ पे स्टार्ट की जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ आईटी इंडस्ट्री में आपको तीन अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी, कंपनीज के लिए अलग अलग कैटेगरीज बनाई है। फर्स्ट एमएनसी, सेकंड आईएसपीज एंड लास्ट सॉरी थर्ड ग्लोबल इन हाउस सर्विस सेंटर ऐसे। ये भी हमने लिया था उस टाइम। एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, है ना। एक कंपनी है, उसका मेन हेडक्वार्टर अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया है, उसके जो इंडिया में अलग अलग ब्रांच होंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी बोल सकते हैं, या फिर इंडिया की कंपनी उसके अलग अलग ब्रांच में अलग अलग कंट्रीज में है, तो हम उसको एमएनसी बोल सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। MNC have their headquarters outside India but operate in multiple locations worldwide, including those in India. They cater and to external clients, both domestic or global. MNC क्या होता है? एक कंपनी, आउटसाइडर कंपनी, जिसका मेन ऑफिस कोई और कंट्री में होगा, बट वो इंडिया में भी वहाँ पे अलग अलग लोकेशन पे उसकी मिनी कंपनी या फिर एक ऑफिस वहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश किए, तो उसको हम मल्टीनेशनल बोल सकते हैं। मेन हेडक्वार्टर उनका आउटसाइड ऑफ इंडिया होगा, बट वो यहाँ पे भी ऑपरेटर अलग अलग लोकेशंस पे वो ऑपरेट करते हैं, है ना। जनरली उनका काम है जो लोकल क्लाइंट्स है, डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल, दोनों क्लाइंट्स को कैटर करना है अपने तरफ, किसने काम मल्टीनेशनल कंपनीज करते हैं। क्लियर। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होता है? इंडिया में अगर उनकी ब्रांच है, बट उनका मेन ऑफिस या फिर मेन हेडक्वार्टर जो होगा आउटसाइड इंडिया होगा, है ना। बट यहाँ से वो अलग अलग लोकेशन पे वर्क करते हैं, जैसे पुणे, मुंबई, नासिक या फिर अहमदाबाद, बैंगलोर, ऐसे अलग अलग लोकेशन पे वो काम करते हैं। और उनका काम है कि लोकल जो क्लाइंट होंगे उनको कैटर करना। इसका माइक ऑन है। Second, Indian Service Providers, that is ISP. ISP started their operations in India. Most of these organizations have their headquarters in India while having offices in many international locations. जैसे एमएनसी होता है, एमएनसी में हेडक्वार्टर आउटसाइड ऑफ इंडिया रहेगा, उसके अपोजिट साइड में आईएसपी होता है। यहाँ पे हमारे इंडिया में उसका हेडक्वार्टर रहेगा, हम अलग अलग लोकेशन पे, इंटरनेशनल लोकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी अगर कोई सॉरी अमेरिका में वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई इंडिया की कंपनी, अमेरिकन बोलेंगे कि ये मल्टीनेशनल कंपनी कौन है गा? इसका माइक ऑन है। इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, दैट इज आईएसपी, इंडिया में उनका मेन हेडक्वार्टर होगा, बट वो इंटरनेशनल लोकेशन पे काम करेंगे। जैसे हमने एमएनसी में देखा, मल्टीनेशनल कंपनी मतलब आउटसाइडर कंपनी है, उनका मेन ऑफिस आउट ऑफ इंडिया है, कहीं और कंट्री में होगा, इंडिया में वर्क करना चाहते हैं तो हमारे लिए वो आउट मल्टीनेशनल कंपनी है। बट अगर हमारी कंपनी अदर कंट्री में वर्क कर रही तो हमारे लिए इंडियन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। While most have a client base which is global as well as domestic, there are some that have focuses on serving only the Indian clients.
यहाँ पे क्या होगा, सेम वर्क जैसे एमएनसी में होता है, वो कैटर करने का काम करते हैं अपने क्लाइंट्स को, सेम चीज यहाँ पर भी है, वो फोकस करते हैं अपने इंडियन क्लाइंट्स पे, है ना, जहाँ पे उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका में यहाँ की ब्रांच ओपन हो गई, इंडियन जो कंपनी सपोज टाटा, टाटा मोटर्स की एक कंपनी अगर इंडिया में मेन उसका ऑफिस है, तो उसका एक सब ऑफिस उन्होंने कोई और कंट्री में ओपन किया है, तो वहाँ पे जितने भी इंडियन लोगों ने या फिर जहाँ जहाँ पे उन्होंने लोकेशन सेट किया है, जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे जितने क्लाइंट्स हैं उनको कैटर करने का काम करेगा, उनको सर्विस प्रोवाइड करने का काम करेगा, वैसे डोमेस्टिक भी वर्क करेगा और ग्लोबल भी वर्क करेगा। क्लियर? इंडियन सर्विस प्रोवाइडर एंड एमएनसी दोनों से में सिर्फ लोकेशन अलग अलग है। एमएनसी में हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया रहेगा, बट उसके वही कंपनी इंडिया के लिए लोकेशन अलग अलग लोकेशन पे वर्क करेगी और लोकल क्लाइंट जो होंगे उनको कैटर करने का काम करेगा। सेम चीज इंडियन सर्विस प्रोवाइडर में मेन हेडक्वार्टर इंडिया में रहेगा, बट वो काम करेगा अलग कंट्रीज में, वहाँ पे भी वो लोकल जो आपके क्लाइंट्स है, बेसिकली इंडियन क्लाइंट उनके ऊपर फोकस करने का काम करेगा। किसका माइक ऑन है? थर्ड, जीआईसी दैट इज ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ये भी हमने लिया था, आपने आपको शायद याद होगा भी, हमने यहाँ पेरेंट कंपनी और चाइल्ड कंपनी के बारे में पढ़ा था, है ना। GIC organizations cater to the need of their parent company only and do not serve external clients। ये क्या करता है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स दैट इज GIC, जो पेरेंट कंपनी के लिए वहाँ पे वर्क करेगा। पेरेंट कंपनी के मीन्स एक मेन कंपनी है, उसके अलग अलग ब्रांचेस है ना, एक मेन कंपनी उसके अलग अलग ब्रांचेस है, अलग अलग ब्रांचेस का काम है कि आपके मेन कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उसके लिए क्लाइंट सर जो आपके क्लाइंट्स है उनको कैटर करने का काम करेगा, अपना तरफ लाने का काम करेगा GIC। दिस मॉडल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्शन to keep IT operations in house and at the same time take advantages of expanding their global footprints and offering opportunities to innovation in a cost effective manner। पेरेंट कंपनी के लिए अलग अलग क्लाइंट्स अगर उनको कैटर करने हैं, तो उसके साथ में वो क्या करेंगे, IT ऑपरेशंस अपने साथ में रखेंगे, मतलब हर एक जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनी जैसे टीवी एलईडी टीवी, तो वहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं उसको जो टेस्टिंग करनी होती है वो IT के थ्रू करेंगे। अगर आपको मॉनिटर या एलईडी मॉनिटर हो, एलसीडी मॉनिटर हो, आपके टेलीविजन हो, सोनी कंपनी, सैमसंग कंपनी, अलग अलग कंपनी के टेलीविजन, उसको अगर टेस्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे, मीन्स टेस्टिंग मतलब हम चला के स्विच पे पेपर लगा के ऑन करना, ऐसा नहीं, उसके जो अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि अभी स्मार्ट टीवी में अभी एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड वर्जन किसका है, कंप्यूटर का है, मीन्स IT फील्ड से रिलेटेड, ऐसे अलग अलग टेस्टिंग वहाँ पे होती है जो कि IT ऑपरेशंस वहाँ पे होते हैं। दिस मॉडल अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑप्शन कीप IT ऑपरेशन इन हाउस एंड एट द सेम टाइम IT ऑपरेशंस उपयोग करेंगे, बट उसी के साथ में टेक एडवांटेजेस ऑफ एक्सपांडिंग देयर ग्लोबल फुटप्रिंट्स। इसी के साथ में क्या करेंगे, IT ऑपरेशन के साथ में वो क्या करेंगे, अपनी अलग अलग ब्रांचेस को अलग अलग कंट्रीज में ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, ग्लोबली उनके फुटप्रिंट में ग्लोबली उनका जो बिजनेस होगा वो बढ़ेगा एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। उसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, अगर आपको कुछ इनोवेशन देना है, जैसे कि किसी ने अगर कोई पार्ट इन्वेंट किया है ना, लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर आपको टेलीविजन में कुछ पार्ट लगाना है तो भी वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड बी या फिर AB पर्सन है जिसने अगर कोई एक स्विच यहाँ पे बनाया या फिर कोई ट्रांसफार्मर बनाया, तो आपके टेलीविजन में लगाने के बाद अगर बिजली अगर कम लगती है तो बेनिफिशियल है ना। तो ऐसे अलग अलग इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी आपको वहाँ पे मिलती है अलग अलग ग्लोबल लोकेशंस। GIC क्या है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, उसका मेन काम है आपके पेरेंट कंपनी के लिए कस्टमर्स अट्रैक्ट करना। सेकंड थिंग,
जो हमने कस्टमर अट्रैक्ट किए उसके साथ में वो आईटी ऑपरेशंस बैकग्राउंड में चलाते हैं, है ना, जैसे कि आपके बीपीओ सर्विसेज हो या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज हो, आपके बैकग्राउंड में चलेंगे। उसी के साथ में सेम टाइम वो क्या करेंगे, आपके जो अलग अलग ग्लोबल अलग अलग लोकेशन होगा उसको एक मिनी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पे आपको उनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। क्लियर? एमएनसी, आईएसपी एंड जीआईसी, ये भी हमने होमवर्क में लिया था लास्ट टाइम। The next point, IT applications. IT एप्लीकेशन में आपको 4 अलग अलग इमेजेस दिए। फर्स्ट इमेज में एक मशीनरी दी है, सेकेंड लैपटॉप दिया है, साथ में जो पर्सन है उसके हाथ में कार्ड भी है, शायद एटीएम कार्ड हो या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा। थर्ड बैंक, एक बैंक वहाँ पे दिख रही है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और एक एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहा है। लास्ट इमेज में वहाँ पे कुछ तो भी कलरफुल इमेज दी है कंप्यूटर पे, शायद वहाँ पे वो कोडिंग कर रहे होंगे, है ना। तो ये होते हैं आपके आईटी एप्लीकेशंस। हमारे लिए अभी नया टॉपिक है, लास्ट टाइम तक हमने जीआईसी तक हमने लिया था, मीन्स आईटीबीपी हमने कवर किया था। अभी हमारे लिए न्यू टॉपिक आएगा आईटी एप्लीकेशंस। आईटी एप्लीकेशन में क्या होता है, डेली यूजेबल जो आईटी एप्लीकेशन है, जैसे कि हम मोबाइल डिवाइसेस यूज करते हैं और वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम या फिर डूइंग स्मॉल वर्क्स, होमवर्क हम सॉर्ट आउट करते हैं अभी फिलहाल तो हम मोबाइल फोन से ही करते हैं, है ना। सेम चीज़ आपके घर में अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जैसे कि टेलीविजन हो, फ्रीज है, देन ओवन होता है, ऐसे अलग अलग मशीनरी होती है जहाँ पे भी आप आईटी एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। आपको अगर पेमेंट मतलब हम बैंक में जाना पड़ता है हमें पेमेंट के लिए या फिर बिल भरने के लिए या फिर कोई और चीज़ के लिए, तो अभी आप मोबाइल फोन से या फिर लैपटॉप से भी आप घर बैठे ई बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग। ऐसे अलग अलग डेली एप्लीकेशंस है जो आप आईटी का यूज़ करते हैं आपके डेली लाइफ में, है ना। पर्टिकुलर टॉपिक हम अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। टाइम को आप लोगों को लास्ट टाइम भी मैंने होमवर्क दिया था, आज भी मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, जहाँ आप अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किए मतलब रिवीजन लिया है हमने। फर्स्ट आईटी, देन आईटी ईयर्स, देन बीपीओ एंड आईटी बीपीएम इंडस्ट्री। उसमें आईटी बीपीएम में हमने अलग अलग कंपनीज देखे थे, जैसे कैटेगरी देखे थे कंपनीज के, जो कि जीआईसी, आईएसपी एंड एमएनसी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देन बीपीओ जो होता है वो आपको किस सेक्टर में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके अलग अलग सब सेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसके मेन सब मनीष महाजन। नो बेटा, कंप्यूटर की एग्जाम आपके PT1 में नहीं है, इस बार PT1 में आपके कंप्यूटर की एग्जाम नहीं है। मे भी पॉसिबल है जब नेक्स्ट वीक से आपके टेस्ट रीशेड्यूल होंगे तब हम वहाँ पे कंप्यूटर के टेस्ट लेंगे और उसके ऊपर आपके PT1 के मार्क्स डिसाइड करेंगे। क्लियर? हमारे क्लासेस लेट स्टार्ट हो गए और हमारा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता, इसलिए हम नेक्स्ट वीक से जो हमारे वीकली टेस्ट होंगे वहाँ पर हम उसको काउंट करेंगे। बीपीओ के अलग अलग सब सर्विसेज है, उसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं पॉसिबल मैंने आपको जो हमने होमवर्क दिए थे उसमें मैंने क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग भी दिए थे, है ना। तो नेक्स्ट हमारा जब लेक्चर होगा, क्लास होगा, तब हम न्यू टॉपिक वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आईटी एप्लीकेशंस। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।